सर स्वागत है जुड़ोबा क्लास में। जो भी क्लास 10वीं और स्टूडेंट है उन सभी का सीबीएसई बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। जो ये पेपर होने वाले है 2 मार्च 2026 को होने वाला है। तो जो भी 2 मार्च को पेपर देने जाएगा एक बार इस वीडियो को देख जाना, क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न है सेम ऐसा ही रहेगा और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके के। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझे। और ये पूरा पेपर हमने सोल्व करवाया है, तो इस वीडियो का एंड तो वॉच कर लेना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर। सब्सक्राइब का और लाइक का टारगेट आपके लिए रखा है 300। ठीक है, 300 लाइक और 300 सब्सक्राइबर होने चाहिए इस वीडियो से। तो इसको कंप्लीट कराना टारगेट को। ठीक है, अभी फिर बता रहा हूँ। तो उसके बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप ध्यान से समझो। जैसे आप देख सकते हैं 10वीं क्लास का पेपर है हिंदी ए का, रखा 3 घंटे का होगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, उसके बाद ये पूरा पेपर आगे सोल्व करेंगे। तो जितने भी निर्देश है उसको सावधानी से पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर देने हैं। आपका जो पूरा पेपर होगा उसमें 15% आएगी और सारे करने हैं। और जो पूरा पेपर होगा वह 4 खंडों यानी 4 सेक्शनों में डिवाइड होगा। पहले क्या होता है 2 सेक्शन होते थे कैक है, लेकिन अब 4 सेक्शन कर दिए गए थे, जो कैक है, गै और घै होगा। खंड कै में टोटल 2 ही पर्सन होंगे, जो 10 उप-पर्सन होंगे उसमें। ठीक है, यानी वही पैसेज वैसेज होगा। खंड ख होगा जिसमें 4 पर्सन होंगे और 4 पर्सनों में 20 उप-पर्सन होंगे। ठीक है, तो 16 उप-पर्सन उसमें करने हैं। यानी कहने मतलब है खंड ख में 4 पर्सन होंगे, उन 4 पर्सन में 20 क्वेश्चन होंगे, उनमें सिर्फ 16 करने हैं। ठीक है, और खंड ग इसमें कुल 5 ही पर्सन होंगे। ठीक है, जिसमें वो देखो उप-पर्सनों की संख्या 20 होगी। और खंड क जिसमें कुल 4 पर्सन होंगे उसमें विकल्प भी दी होंगी। ये इंस्ट्रक्शंस बोले गए हैं। आपके पास वीडियो शेयर कर दो और लाइक का टारगेट 250 रखा है, 250 लाइक कंप्लीट करवा देना। ठीक है, कर दो लाइक। अब देखो खंड ख अपठित बोधनम 7 मास का पहला क्वेश्चन होगा। कुछ भी इस तरीके से आपको गद्यांश और गद्यांश दे दिया जाएगा। जैसे कि इसमें देखो हरियाणा के पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया अब तक का शोध और खुदाई के अनुसार, यानी हरियाणा के पुरातत्व ने खोज की थी, कहते हैं ना रिसर्च करते हैं, शोधन करते हैं, खुदाई करते हैं। उसके अनुसार 5500 हेक्टेयर में फैली है राजधानी ईसा से लगभग 3300 वर्ष पूर्व मौजूद थी। इस प्रमाणों के आधार पर यह तो तय हो गया है कि जो राखी गढ़ी की स्थापना उससे भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अब तक यही माना जाता था कि इस समय पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही सिंधुकालीन सभ्यता के मुख्य नगर थे। राखीगढ़ गांव में खुदाई और शोध का काम रुक रुक कर चल रहा है। एक हिसार का यह गांव दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली बार यहाँ 1963 में खुदाई हुई थी और तब से सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता था। उस समय के शोधनों ने संपूर्ण घोषणाएं की थी कि यह दबे नगर कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बने रहे होंगे। यानी उनका कहने का मतलब है कि एक खोज की गई जिसमें यह पता चल सका कि जो ये आपका नया नगर था राखीगढ़ी, ये हड़प्पा से भी पुराना है। ठीक है, और वहाँ के जो शोधकर्ता थे उन्होंने बताया था कि ये पहले के मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बना रहा होगा, इसलिए ये इतना पुराना है। अब सभी शोध विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि राखीगढ़ी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का आकार और आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। प्राप्त विवरणों के अनुसार समुचित रूप से नियोजित इस शहर की सभी सड़कें 1.92 मीटर चौड़ी, यानी समझ सकते हो ना उसकी सभ्यता कैसे होती है, चौड़ी बड़ी। इसलिए इन चौड़ाई देखो, इनकी चौड़ाई कालीबंगा की सड़कों से भी ज़्यादा है। यह एक ऐसा बर्तन भी मिला है जो सोने और चांदी की परतों से ढका हुआ है। इसी स्थल पर एक फाउंडिंग के भी चिन्ह है जहाँ सभ्यता सोना डाला जाता था, नहीं जो सोना वो डाला जाता था। इसके अलावा टेराकोटा से बनी असंख्य प्रतिमाएं, तांबों के बर्तन और कुछ प्रतिमाएं और एक फाइनेंस की अवशेष भी मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिसे नष्ट हो जाने का खतरा था, यानी इसमें शामिल कर दिया था, ये बोला गया है। ठीक है, राखीगढ़ी का पुरातात्विक महत्व विशिष्ट है। इस समय यह क्षेत्र पूर्व विश्व के पुरातत्व ये विभाग है ना विशेषज्ञ है, उसकी दिलचस्पी और जिज्ञासा केंद्र बना हुआ है। इस तरीके से सिंपली एक नया शहर था राखीगढ़ी, जो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की एक समय का ही था, तो उसकी खोज की गई थी, तो उसके रिलेटेड बताया गया है ना। देखते किसी क्वेश्चन है तो पहले में इस तरीके से कथन वथन दे देंगे या कोई भी क्वेश्चन दे देंगे। एमसीक्यू वाले होंगे शुरू करते हैं, उसके बाद में एमसीक्यू वाले। ठीक है, सारी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि खंड ए और कांड आर को पढ़कर अपोजिट मिलकर चुनना है। जैसे राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्योंकि राखीगढ़ी की सड़कों की चौड़ाई कालीबंगा की सड़कों से अधिक है। क्या ये लाइन सही है?
हाँ जी सही है। एक दूसरे रिलेटेड करती है, हाँ सही है। जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो उसमें बोला गया था राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर होता है और यह खाली बंगा की सड़कों से भी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, ये सारी लाइन आपको इसी में मिलेगी, जैसे अभी हमने पढ़ा था तो इसी में मिली थी सारी लाइन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा कथन ए और कांड आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा, राखीगढ़ी की खोज और उत्खनन के महत्व को समझने के लिए उचित कथन, यानी राखीगढ़ी की खोज और उत्खनन को कैसे समझे, उसके महत्व को समझने के लिए बोला गया। ठीक है, तो इस मौका राखीगढ़ी में सोने की फाउंडिंग के अवशेष मिले, एकदम सही बात, ये हमने पढ़ा था लाइन। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसे ग्लोबल हेक्टेयर फंड के खतरे वाले स्थानों में शामिल किया गया, चलो ये भी सही बोल रहा है। ठीक है, जैसे ये है राखीगढ़ी का उत्खनन 1963 में, मतलब ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरे का दूसरा कथन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी ये भी सही है। ग्लोबल हेक्टेयर फंड में खतरे में शामिल किया, ये भी सही है। और इसे बड़ा नगर माना जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो राखीगढ़ी में सोने की फाउंडिंग के अवशेष मिले हैं, ये थोड़ा इसमें मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा दूसरे में वो बनेगा तीसरा, सभी कथन सही है, यानी ये भी बात जिक्र की गई है फाउंडेशन की, सबसे बड़ा नगर भी बोला गया है, सूची में शामिल भी किया गया है। 1963 में भी ये उत्खनन हुआ था, सारी लाइन सही है, तो सभी कथन सही होंगे, ये होगा। उसके बाद तीसरे में बोला गया है आपका सिंपली एक मिलान करनी है। इसकी राखीगढ़ का उत्खनन कब हुआ? 1963 में। राखीगढ़ी में चौड़ाई दोस्तों, राखीगढ़ी की खोज के अवशेष कहाँ मिले? सोने की फाउंडिंग के, ऐसे इस तरीके से आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सेकंड, पहले का पहला, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, यानी मिलान करनी है सिंपल, इस तरीके से मिलान करनी आएगी। या फिर ये ऊपर नीचे होता तो इस तरीके से आपको मिलान करनी होती। ठीक है, नहीं मिलान करके आपको सिंपली बताना है क्या था। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसे मानने की संभावना है और क्यों, ये आपको बताना है। तो इसकी जो लाइन आपको इसी में मिलेगी, जैसे भी आपको दिखाते ही रहा। हरियाणा के पुरातत्व विभाग, जैसे हरियाणा के पुरातत्व विभाग द्वारा शोध और खुदाई में लगभग 5500 हेक्टेयर में फैली हुई ये राजधानी ईसाई लगभग 3300 वर्ष मौजूद है। ये बोला कि ये लाइन पूरी आपकी इफेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से आपको लिखना है, समझे ना। उसके बाद अगले में बोला गया है, यह किस प्रकार स्पष्ट होता है कि राखीगढ़ी में नगर व्यवस्था विकसित हुई, यानी यह किस प्रकार स्पष्ट होता है कि वहाँ पे व्यवस्था विकसित हुई। तो इसमें वही बताना, राखीगढ़ी का जो जितना फायदा मोहनजोदाड़ो से अधिक था, यही सारी चीज़ें लाइन आपको बतानी है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, इसमें आप ये भी लाइन लिख सकते हो कि राखीगढ़ी माना जाता है कि पाकिस्तान की स्थिति हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर राखीगढ़ी खुदाई और शोध का काम रुक के चल रहा था। तो इसमें हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें आपको लिखना होगा हिसार का यह है, दिल्ली से 150 दूर है। 1900 में खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। उस समय के शोधों क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से होगा। देखो, मोहन और हड़प्पा से भी बड़े रहे होंगे। अब उस शोध विशेष का सहमत है कि राखीगढ़ी पाकिस्तान अफगानिस्तान का आकार और आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, भाई फाउंडिंग के चिन्ह मिले, इन्हीं में से 2-4 लाइन उठा के लिख देनी जिससे रिलेटेड हो, समझा गया ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उससे में काव्यांश दिया होगा 7 नंबर का होगा, इसको पढ़ते हुए आपको इसके आंसर देने हैं। जैसे कि देखो, पढ़ते हैं, मैं तो मात्र मृतिका हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मात्र रूपा हो जाती हूँ। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्व से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ विनिमय शक्ति हो जाती हूँ, प्रतिमा बन तुम्हारी आराधना हो जाती हूँ। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि ये देवत्व तो बोला गया, तो तुम पूरा पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं सौपूर्ण पाती मृतिका। यानी इस तरीके से कुछ भी आपको काव्यांश दे दिया जाएगा, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको काव्यांश समझना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सारे आंसर आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें ऐसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवतत्व क्यों माना गया, जो देवत्व है इसको क्यों माना गया पुरुषार्थ को। ठीक है, ये लाइन बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पुरुषार्थ हर देखो सफलता का मूल तंत्र है, जो पुरुषार्थ है वो हर सफलता का क्या होता है, मूल तंत्र होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इस तरीके से आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, कथन वाला कांड वाला। कथन में दिया काव्यांश में मृतिका यानी मिट्टी का रूप परिवर्तन उसके पुरुषार्थ और स्वतंत्र के आधार सत्व के आधार पर होता है, क्योंकि मृतिका होती है वह पुरुषार्थ द्वारा देवत्व प्राप्त करती है और इसी रूप में वह
आराध्य बन जाती है, यानी उसके मिट्टी के बनाने, उसका विकसित बनाने, ठीक है, पक्का करने के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सी लाइन होगी? इसमें लाइन होगी कैरेक्टर से थर्ड की कथन ए सही है, कारण आर सही है, दोनों सही व्याख्या करता है, इस तरीके से होगा। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कथन बताना कौन सा सही है कि काव्यांश में मृतिका को मात्र रूपा और देवत्व का रूप प्रदान किया गया। काव्यांश में मृतिका को पुरुषत्व के बिना कोई रूप नहीं मिलता। मृतिका का देवत्व पुरुषार्थ की विजय का प्रतीक है, इस तरीके से बोला गया। तो इसमें जो लाइन करेक्ट बनेगी होगी पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही है, ठीक है, ये तीनों लाइन सही है। तो इस तरीके से सबको बताना होगा। उसके बाद चौथा, मिट्टी कब और कैसे चिमनिंग शक्ति बनती है, ये बताना है। तो जब मनुष्य मिट्टी को, इसकी लाइन बताता हूँ आपको, ये लिखना होगा अपनी शब्दों में कि जब मनुष्य मिट्टी को अपनेपन की भावना से पुकारता है तब मिट्टी चिन्मय शक्ति कब बन जाती है, ये लाइन आपको लिखनी होगी। ओके। उसके बाद मिट्टी को मातृ रूपा क्यों कहा गया है? मिट्टी को मातृ रूपा कहा गया है क्योंकि वह हमारा भरण पोषण करती है। ये लाइन आपकी बन जाएगी कि वह हमारा भरण पोषण करती है, इसलिए मिट्टी को मातृ रूपा कहा गया है। सिंपली इस तरीके से अपने शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद खंड क्या कंप्लीट हो जाएगा। होगा व्यवहारिक व्याकरण, यानी आपकी व्याकरण आएगी। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी चारों के उत्तर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है निर्देश अनुसार किन्हीं चार के उत्तर देने, 4 नंबर का होगा। इसमें क्या करना है? इसमें आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद करने होंगे, ठीक है। पहला, वह इंदौर से अजमेर आ गया। किससे? इंदौर से अजमेर, जहां उन्होंने अपने अकेलेपन के बलबूते अधूरे काम को आगे बढ़ाया। अभी बताना रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखने की कौन सा वाक्य है। तो इसमें क्या बोला गया? वे इंदौर से अजमेर आ गए, एक वाक्य है, ठीक है। उसके बाद जहां उन्होंने अपने अकेलेपन के बलबूते अधूरे काम को पूरा किया, तो ये 2 वाक्य बने, सिंपल बोल रहा है, ठीक है। 2 वाक्य मिलाए गए हैं। तो इस जब 2 वाक्य मिले तो वो क्या कहलाएगा? जब 2 वाक्य मिलेंगे तो वह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें 2 वाक्य मिल रहे हैं। एक तो वो इंदौर से अजमेर आए, उसके बाद उसने अपना जो अधूरा काम था अपने बलबूते पूरा किया, बस ये से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। इसको सरल वाक्य में बोलना है। तो सरल वाक्य में होगा खानाफूसी के बाद, सिंपल है, खानाफूसी के बाद मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई, सिंपल। तो सरल वाक्य में ऐसे ही बनते हैं कि खानाफूसी के बाद, सिंपल बोलते हैं ना, खानाफूसी के बाद इसको इजाज़त दे दी गई, आपने खाना खा लिया, ऐसे सरल वाक्य होते हैं, इसमें आप आराम से बोल सकते हो, इस तरीके से होगा। उसके बाद अगली बार जाने पर भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? 2 अलग अलग वाक्य बनाने होंगे, लेकिन दोनों एक ही से रिलेटेड होंगे। जैसे कि देखो, इसमें होगा जब अगली बार गया, ये होगा जब अगली बार गया, जब अगली बार गया तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। इस तरीके से लाइन बन जाएगी, ठीक है, जब आ जाएगा। उसके बाद अगला, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य में, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हालदार साहब जीप में बैठे और चले गए। यहाँ पे जीप में बैठे और आ जाएगा। जब भी संयुक्त वाक्य हो तो उसमें और लगा देना, हालदार साहब जीप में बैठे और चले गए, इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी 4 करने होंगे आपको। मैंने कहा कि मैं स्वतंत्र सेनानियों के अभावग्रस्त जीवन के बारे में सब जानती हूँ। इसमें बताना है कि ये आश्रित उपवाक्य चार्ट का उसका भेद लिखना, कौन सा भेद है? तो ये संज्ञा है, संज्ञा उपवाक्य है। कौन सी? संज्ञा उपवाक्य है। तो सिंपली इस तरीके से आपको बताना आ सकता है क्वेश्चन। ये बात चौथा, चौथे में कोई भी 4 करना है। इसको आपको वाक्य का नित्यानुसार वाच्य परिवर्तन करना है। इसमें हालदार साहब ने पान खाया, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो कर्म वाच्य में क्या होगा? हालदार साहब द्वारा, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, ये होगा हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, इस तरीके से बदलना है, ठीक है। कर्म वाची नहीं, कर्म कर रहा है, उस तरीके से आपको इसको दर्शाना होगा। जैसे दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, भाववाच्य बदलना है, भाव प्रकट होने चाहिए। उसमें क्या होगा? दादाजी द्वारा प्रतिदिन पार्क में टहला जाता है। क्या होगा? दादाजी द्वारा प्रतिदिन पार्क में टहला जाता है। इस तरीके से लाइन बनेगी, भाव प्रकट होने चाहिए। अच्छा, ये किया जा रहा है, हाँ जी, इस तरीके से आपको बताने होंगे, ठीक है। तो जल्दी अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी लाइव सेशन में जुड़ जाए, जल्दी शेयर करो। उसके बाद है गांधी जी द्वारा विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया। इसको कृतवाच्य में बदलना है। एक कृतवाच्य में बदलेंगे तो गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, इस तरीके से होगा। गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, इस तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है। पान कहीं आगे खा लेना, इसने बोला पान कहीं आगे खा लेना, इसको कर्मवाच्य बदलना है। जैसे ऊपर वाला कर्मवाच्य बदलता था वैसे ही। तो पान कहीं खा लेना का होगा पान कहीं आगे, पान कहीं आगे
खा लिया जाएगा, ये होगा पान आगे कहीं खा लिया जाएगा, खा लिया जाएगा, बस इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद पांचवा, पांचवे में सबसे इंपॉर्टेंट है पद परिचय, 4 नंबर का होगा। अब पद इसमें क्या होते हैं कि इसमें किसी के भी नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है शब्द के, उस शब्द के बताना है कि पद परिचय बताना है। तो पद परिचय कहते हैं कोई भी 4 पद बताने होते हैं, जैसे कि देखो बताता हूँ, मूर्ति। मूर्ति, अब आपको मूर्ति को देख के क्या लगता है, ये मूर्ति क्या है, तो मूर्ति आपकी एक संज्ञा है। ठीक है, क्या है मूर्ति, संज्ञा। एक इसमें व्यक्ति वस्तु भाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वस्तु है तो ये संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये जातिवाचक है। ठीक है, ये मूर्ति का स्त्रीलिंग है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रयोग की गई है, एक वचन के लिए की गई। तो इस तरीके से हो जाएगा संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन। ओके। उसके बाद धीरे से, पान वाले से पूछा, धीरे से, तो यहाँ पे धीरे क्या है, ये क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो क्रिया विशेषण, यहाँ क्या हुआ, क्रिया विशेषण कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रिया हो रही है, धीरे, ये क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये रीतिवाचक है। क्या है, रीतिवाचक। और जो ये से है, ठीक है, ये संबोधक अव्यय है, ये से है, ये संबोधक अव्यय होगा। सिंपली इस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद तीसरा, पत्थर से, क्या बोला, पत्थर, पत्थर से। अब पत्थर क्या है, तो पत्थर भी एक संख्या है क्योंकि एक वो है, ठीक है, वस्तु। ठीक है, वो होगा। तो ये भी एक जातिवाचक है। और एक इसके लिए प्रयोग किया गया, पारदर्शी चश्मा कैसा बनता, चश्मा बात की गई, इसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। इस चीज़ सबको बताना है। कोई भी 4 चीज़ें, तो आप वचन बता दो, कौन सा वचन, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बता दो, संज्ञा है कि नहीं ये बता दो। ठीक है, बस ये बता दो जातिवाचक है कि नहीं, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, वो बता दो। बस इस तरीके से काम हो जाएगा। जैसे कि क्या है, कर्ता कारक है, पत्थर से। ठीक है, इस तरीके से होगा। जैसे कि अगला, अगला देखो, इसमें बोला मानव, ये अगला करते हैं, मानव सभा तब भी है जब वह युद्ध से शांति की ओर आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बोला मानव। मानव क्या है, मानव एक संख्या है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक जातिवाचक है, ये जाति होते हैं ना मानव, तो वो जातिवाचक है और ये पुल्लिंग है। ठीक है, और ये एक वचन है। तो इसलिए सबको 4 बताने होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो लाइव सेशन अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी जल्दी शेयर करो एक बार, सारे के सारे। ठीक है, फ्रेंड्स के पास शेयर होनी चाहिए। उसके बाद है छठा, छठे में आपको अलंकार बताने होंगे। ठीक है, इसमें भी 4 करने होंगे। जैसे देख लो साकेत नगरी है, यहीं स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें शक्ति का प्रकट हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोला गया है, तो ये अतिशयोक्ति होगा। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल, कल्पना सी, ठीक है, कल्पना की जा रही है, जहाँ पे कल्पना वहाँ पे उपमा आ जाएगा। जन्म जगो सिंधु विषम बंधु पुनी, देखो दीन मलिन संकल्प सिख मुख समता। तो इस तरीके से बोला गया। तो ये कौन सा का रूपक होगा। ठीक है, सा 2 बार सा बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगला देख सकते हो, अगले में बोला गया है दुख है जीवन तरु के मूल, दुख है जीवन तरु के मूल। तो ये भी आपका रूपक कहलाएगा। सिंपली इस तरीके से बताना होगा कि कौन सा अलंकार है, बस नाम बता देने हैं। ठीक है, और 1-2 हो सकता है वो जल्दी के लिए आ जाए, तो अच्छे से करके आना। उसके बाद खंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद खंड गया। अब खंड गया होगा, अब समझो ये एक बार सारी की सारी वीडियो को लाइक कर दो, सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दो। 50 जल्दी 250 कंप्लीट करा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो आपका भी काम है, थोड़ा वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। ठीक है, फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद खंड क्या है, खंड क्या होगा, ये होगा गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड होगा और ये सारा आपका चैप्टर से भी आएगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से 7वां क्वेश्चन होगा, इसका अनुच्छेद, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्न के आपको उत्तर देने होंगे। नहीं, इस तरीके से आपको गद्यांश दे दिया जाएगा। जैसे पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुसार उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय देखो चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की देखो वधी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। अंत में कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी बोला गया है। ठीक है, भी कुछ भी दिया जाएगा, गद्यांश पद्यांश, सिंपली आपको उसको पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। जैसे इसका के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। नहीं, मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। सरकारी
कार्यालय को किसको दिया गया, इसमें होगा स्थानीय कलाकार को। तो पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह स्थानीय कलाकार को दिया गया। ठीक है, ये देखो स्थानीय कलाकार को ऑप्शन दिया गया, ये रहा, ये होगा स्थानीय कलाकार। स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया, कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी के अभाव में, नगर पालिका बोर्ड की शासन अवस्था समाप्त होने के कारण, या फिर दोनों, अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा दूसरे का वो होगा विकल्प 3। ये पहला और दूसरा ये सी देश में अच्छी मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी और देखो शासन अवधि समाप्त होने के कारण, ये देखा शासन अवधि समाप्त हो गई थी, ये रहा। और इसमें मूर्ति के इसमें भी लिखा है, ठीक है, इसमें मूर्ति का अभाव था, इसमें कोई जानकारी नहीं थी तो इसलिए था। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होना, ये लाइन लिखी है नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ति बनाने वाला कौन है, तो मूर्ति बनाने वाला कस्बे का हाई स्कूल की ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है। और यही लाइन इसमें लिखे हुए है, देखो ये रहा, मोतीलाल जी हाई, देखो ये रहा हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे गद्यांश के द्वारा बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास किया, ये कब कहा था कि मैं पूरा कर लूँगा उसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महीनों भर में, महीनों भर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी लाइन भी इसी में लिखी हुई है, बस अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आठवां इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8वें में बोला गया है 3 प्रश्नों के उत्तर देने और ये क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर से आएंगे। अब इसको हम बारीकी से समझाएं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया, अपने शब्दों में बताइए। बाल गोविंद भगत शीर्ष पाठ में, ठीक है, तो 2 नंबर का होगा। देखते हैं भगत पाठ में बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र वधू से अपने बेटे को देखो मुखाग्नि दिलाई जबकि स्त्री को अंतिम संस्कार करने की आज्ञा नहीं दी जाती। इसमें बोला गया है कि इसमें किसी नियमों का उल्लंघन है। इसमें बोला गया है कि पहले होता क्या है कि बेटे द्वारा किया जाता है अंतिम संस्कार या फिर पिता द्वारा, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू द्वारा अंतिम संस्कार करवाया अपनी बेटे का। ठीक, ये होगा, ये नहीं दी गई। हे भगत ने उसने पश्चात अपनी पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने का निश्चय किया जब समाज में विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। ये कहने का मतलब है इसमें उसने 2 कार्य किए थे बाल गोविंद भगत ने। एक तो अपने पुत्र वधू द्वारा ही अपने पति का अंतिम संस्कार करवाया, ठीक है, और उसके बाद उसका दूसरा विवाह करवाने का निर्णय लिया था। लेकिन जिस समय वो बाल गोविंद भगत जी रहे थे उस समय उस समाज में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि उसका बाल विवाह कह रहा हूँ, उसका पुनः विवाह होगा। ठीक है, पुनः विवाह क्या होता है कि जब कोई विधवा हो जाती है तो उसको दोबारा शादी करवाई जाती है, तो ऐसी परंपरा उनमें नहीं थी। ठीक है, इन सब चीज़ों का उस समय विरोध किया जाता था। बोला क्या, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया है, यानी जो बिस्मिल्लाह खां है उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना होगा, उसकी विशेषता बतानी होगी। ठीक है, और उसने आप बोला है कि आप इनमें से किन विशेषताओं को अपनाओगे वो भी बताना है। देखते कौन कौन सी विशेषता बनेगा। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी थी। ठीक है, इसमें होगा कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में ऐसे अनेक विशेषता है जिसमें हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। पहले धार्मिक उदारता, बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति पूर्ण सजग थे। वह पाँचों वक्त की नमाज अदा करते ही थे। ये बोला गया तो बिस्मिल्लाह खाते हुए धार्मिक उदारता थी, उनके मन में धर्म के प्रति बहुत भावनाएं थी। ठीक है, धर्म को मानते थे और रोज अपनी जो नमाज है वो पढ़ते थे। ये होगा। उसके बाद बनावटीपन से दूर, यानी जो भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार के मिलने के बाद भी उन्होंने व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं लाया। जब उसने वो मिला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न तब उन्होंने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाया। जैसे क्या होता है अभी किसी को कोई पुरस्कार मिल जाए, मान लो आपका स्कूल है, आपके फ्रेंड को पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है, अब वो आपको दिखाएगा देखो देखो मुझे पुरस्कार मिला, ये मिला। लेकिन बिस्मिल्लाह खां ऐसे नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया अपना, उन्हें पुरस्कार मिला जैसे तो उन्होंने वैसा व्यवहार अपना रखा। तो इस तरीके से होगी। ठीक है, उनका जीवन हमें सीखता है, देखो उसमें क्या होगा, उनका जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी कला को अहंकार नहीं करना चाहिए। कला पूरे परे अहंकार नहीं करना चाहिए। बोला अपनी जो कला है यानी अपना जो व्यक्तित्व अपना चरित्र है उसके प्रति हमें सामने वाले को नहीं दिखाना चाहिए कि हम क्या है। जैसे अभी हो जाता है ना किसी को कुछ मिल जाए तो वो दिखाता फिरता है देखो मेरे पास ये है मेरे पास ये है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिंपली बोला गया है इसमें। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है लेखक गाड़ी के किस डिब्बे में चढ़ गया और क्यों। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए, यानी लेखक गाड़ी के किस डिब्बे में चढ़ गया था और क्यों चढ़ा था वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या बने। बोला था कि क्यों चढ़ गया था। ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर था, तो इसका आंसर होगा लेखक ने गाड़ी के
देखो सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदी। कौन सी क्लास? सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा था लेखक। क्योंकि लेखक ने सोचा कि सेकंड क्लास का छोटा डिब्बा खाली होगा और उसे एकांत भी मिलेगा। नहीं, उनका मानना था कि अगर खाली डब्बे में चढ़ेगा, ठीक है, थर्ड क्लास में चढ़ेगा तो वो खाली डब्बा मिलेगा और वह आराम से सफ़र कर सकता है। लेखक को अधिक दूर तो जाना नहीं था, वह भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में अनेक कल्पनाएं करना चाहते थे। इनका मतलब है कि वह एकांत में नई कहानियों के बारे में सोचना चाहते थे, इसलिए वह खाली डब्बे में चढ़े। थर्ड क्लास की टिकट उन्होंने ली थी, तो इस चीज़ का आंसर बने। चौथा क्वेश्चन करें। पाठ के अनुसार लेखक ने पूर्वज संतान संस्कृत सभ्यता में किस तरह अंतर स्थापित किया है, ये बताना है कि संस्कृति पाठ के अनुसार। ठीक है, तो इसका देखते क्या आंसर बनेगा। इसमें आपको क्या करना होता है, 3 करने होते हैं, तो 3 हमने करवा दिए, लेकिन चौथा भी हम कर रहे हैं। क्या पता आज संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक ने पूर्व संतान सांस्कृतिक सभ्यता में किस तरह अंतर स्थापित किया था, अंतर बताना है। तो इसका आंसर देखते क्या बनेगा। वंश परंपरा में एक संस्कृत व्यक्ति जिस नई चीज की खोज करता है वह संतान के अन्यास की प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अन्यास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति ने अपने विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है वह वास्तव रूपी संस्कृत व्यक्ति ही है। उसकी संतान जिसे वह चीज पूर्वजों के एक अन्यास ही प्राप्त हो गई है, वह व्यक्ति संस्कृत नहीं हो सकता। इसलिए इस आपको लाइन लिखनी है, नहीं इसी तरीके से कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर से आएंगे 4, उनमें से कोई 3 करने होंगे, समझेगा ना। इस तरीके से पूरा पेपर रहेगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन होगा आपका काव्य आंसर, जो 5 मार्क्स का होगा। 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में कुछ भी आपका अनुच्छेद दे दिया जाएगा, उसको पढ़ते हुए आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं, जैसे कि आपके चैप्टर से भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी आपको श्लोक वलोक होता है या फिर पद वद होता है वो दे दिया जाएगा, पद। ठीक है, पढ़ते हुए आपको देना, जैसे नाथ शंभु धनु सब्ज निहार, इसलिए कुछ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है, जैसे कि नाथ शंभु धून भज निहार होई केहू ए दास तुम्हारा। इस पंक्ति में राम के चित्र की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है, सरलता की, विनम्रता की, वीरता की, संयम की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा विनम्रता की प्रकट हुई है। देखो, नाथ शंभु भजन निहार होई केहू एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा किस चीज की होते हैं, विनम्रता की बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विनम्रता हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी, यह चेतावनी दी थी कि वह सभी को खत्म कर देगा। ठीक है, इसमें बोला गया राजा जनक की सभा में उसे मार डालने की, राजा जनक की सभा में बाहर निकालने की, देखो शस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु समझने की, उसकी देखो उसके साथ अजीब शस्त्र व्यवहार करने की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा दूसरे का, वो बनेगा आपका गैर। ठीक है, तो 90 का आपका बनेगा शस्त्र के समान अपने शत्रु समझने की, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात तीसरा, न तर मारे जाहित सब राजा, यह कथन परशुराम के किसका उदाहरण है, सूर्य का, अहंकार का, गौरव का, क्रोध का। न तर मारे जही सब राजा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा तीसरे का वो बनेगा आपका गैर, अहंकार का बता रहा है, अहंकार। ठीक है, उसके बाद है सेवक, सेवक किसे कहा गया है, तो इसमें जो सेवक था वो कहा गया है सेवा करने वाले को, जो सेवक होता है सेवा करता है उसे। परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण है, ठीक है, ममता होने का क्या कारण है, क्योंकि उनके आराध्य शिव का धनुष है, क्योंकि वह इसलिए ममता दिखा रहे क्योंकि उस जो धनुष था वो शिव ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। उसके बाद 10वें में आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, सिंपली इसको पढ़ना है। अब 10वां भी फिर से आपका प्रश्न उत्तर वाला गया जो आपके चैप्टर से दिया गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्रश्न उत्तर किस तरीके से आपके बनेंगे, कि ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उत्तर आपके आएंगे। ठीक है, अब देखो पहला, इसमें 10वें में आपको तो 2 नंबर के दिए होंगे 4, कोई भी आपको 3 करने हैं। ठीक है, आपकी मर्जी कोई भी 3 करो। अट नहीं रही है जी, अट नहीं रही, ये कविता है, इसके आधार पर आपको फागन की मस्ती का वर्णन करना है कि फागन की मस्ती क्या क्या होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ठीक है, तो 10वां पहला, अट नहीं रही है कविता में फाल्गुन की मस्ती और शोभा का वर्णन है। फाल्गुन में कहीं सुगंध हवाएं, कहीं फूलों की शोभा, कहीं पक्षियों की नमून उड़ान, कहीं वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल और पत्ते आ जाते हैं। यानी कि जो अट नहीं पार्ट है उसमें फाल्गुन में क्या होता है, नए नए फूल आते हैं, हवाएं चलती है, नई नई सुगंधें आती है, पक्षी चहचहाते हैं, देखिए फूल पत्ते उग जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, वही चीज़ें होती है। तो उसके बारे में वर्णन करना, आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको बताना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर
दंतुरी की मुस्कान के आधार पर मुस्कान की दो विशेषता बताइए। यह दंतुरी की मुस्कान के आधार पर मुस्कान की विशेषता बतानी है कोई दो। अनुसार बच्चों की दंतुरी की मुस्कान भोली, निश्चल और मनोहारी होती है। ठीक है, मनोहारी होती है उनकी मुस्कान। यह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर देती है। यह हताश निराश व्यक्ति में भी आशा का संचार करती है। ठीक है, नहीं बच्ची की मुस्कान के बारे में बताया है कि वह निश्चल मनमोहक होती है। ठीक है, छल कपट से दूर होती है, क्योंकि मुस्कान ऐसी होती है जब भी कोई बच्चा हंसता है तो। ठीक है, इस तरीके से हो। गायक और संगीतकार की आवाज़ में क्या अंतर होता है? मुख्य गायक और संगीतकार इनकी आवाज़ में अंतर आपको बताने क्या होता है? ठीक है, 2 नंबर का होगा। मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान की बातें गंभीर व भारी होती है गायक की, और इसके विपरीत संगीतकार की आवाज़ है वो मधुर होती है। ठीक है, कंपन युक्त होती है, वह कमज़ोर होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको बताना होगा। समझ आ गया ना। उसके बाद है चौथा, आत्मकथा काव्य में अपनी आत्मकथा के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग किया और क्यों? यानी आत्मकथा काव्य ना, उसमें आत्मकथा के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग किया वो बताना है। अब विशेषण दिखते हैं कौन सा प्रयोग किया गया है। तो अपनी आत्मकथा में कवि ने भोली विशेषण का प्रयोग किया है, भोली। ठीक है, क्योंकि उनने ऐसी कोई विशेष उपलब्धि जैसी बात नहीं थी जिनके सुनकर लोग वाह वाह आनंदी हो उठे, यानी ये बोले वाह वाह। ठीक है, तो ऐसी कोई विशेषता नहीं थी उनमें, इसलिए उन्होंने भोली विशेषण का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से सबकी लाइन्स बनेगी। क्लियर, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खंड गया। ठीक है, खंड गया में भी बोला गया, ये भी आपके गए का ही होगा। इसमें कृतिका से 8 नंबर का आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे, 3 भी होंगे। ठीक है, 4-4 नंबर के होंगे। जैसे माता का आंचल पाठ में बराबर। ठीक है, बोला माता का आंचल पाठ में, माता के पाटल आज ये बोला गया, माता का आंचल पाठ में ग्राम्य संस्कृति के जिस रूप का चित्रण है वह आधुनिक युग के प्राय अंश में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन रूप के कुछ उदाहरण देते हुए इस कथन के समर्थन में अपने विचार कीजिए। यानी कि जो ये माता का आंचल पाठ है, इससे आपको एक रूप का चित्रण दिया गया है कि वह आधुनिक युग में प्राय अंशों में परिवर्तित हो चुका है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। तो देखते हैं, माता का आंचल पाठ में ग्राम्य संस्कृति के जिस रूप का चित्रण है वह आधुनिक युग में परिवर्तित हो चुका है। संचार माध्यम व शहरी संस्कृति के कारण वहाँ के लोगों में जीवन शैली बदल चुकी है। वहाँ के लोगों भी उन आधुनिक भौतिक संसाधनों से संपन्न है जिससे शहर के लोग संपन्न है। नहीं, वही बताया गया है कि वहाँ पे भी आधुनिक विकास हो चुका है, वहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आ चुकी है जो शहरी क्षेत्रों में है। संयुक्त परिवार का स्थान अब एकल परिवार ने ले लिया। नहीं, जहाँ पे पूरा परिवार रहता था वहाँ पे अब एकल परिवार रहता है। मकान सिमट गया है। कच्ची सड़कों का स्थान अब पक्की सड़कों ने ले लिया। नहीं, कच्ची सड़कें थी वहाँ पक्की सड़कें बन गई। एक गांव में अब बिजली की भी व्यवस्था है, यहाँ पे बिजली भी आने लगी। बच्चे अब मोबाइल लैपटॉप जैसे का प्रयोग करते हैं, आईपैड का प्रयोग करते हैं। खेल खेलने के लिए सामग्री बदल गई है, खेल व खिलौने महंगे हो गए हैं। वहाँ के नागरिक आज हर क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, तो उसके बारे में बताइए। जैसे विकास हुआ, वहाँ पे नई चीज़ें आई, नया विकास हुआ, वो सारी चीज़ें बतानी होगी। दूसरा, लेखक ने अपने हिरोशिमा के विस्फोट का देखो भौतिक कब और किस तरह महसूस किया, ठीक है, वो बताना है किस तरह महसूस किया था हिरोशिमा का। तो इसमें होगा, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका है। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया था जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा है। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका देखो भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा होगा। विस्फोट से विशिष्ट रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति के भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और पत्थर को झुसा दिया होगा। इस प्रकार जैसे दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई होगी। इस प्रसाद अनुभूति ने लेखक के हृदय को देखो झकझोर दिया। नहीं, उस तरीके से बताया गया था कि समय का विस्फोट हुआ तो कैसे उसमें बहुत सारे वो निकले थे आपके, ठीक है, रेडिना धर्मी निकले थे जिसकी वजह से बीमारियाँ फैली। ठीक है, लोग बीमार हुए। आज भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिरोशिमा विस्फोट के कारण, ठीक है, बीमार होती। इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, कोई भी आपको 2 करने होंगे 3 में से। उसके बाद खंड गया कंप्लीट। उसके बाद खंड गया पूरे पेपर का आखिरी होगा। इसमें हम आपको एक करवाएंगे क्योंकि इसमें आपको एक करनी है। जैसे 12वें में आपको किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्द में अनुच्छेद लिखना है 6 नंबर का। अब देखो अनुच्छेद लिखना हम आपको सिखाएंगे। घर की देखो स्तंभ और नारी, घर की स्तंभ है नारी विषय पर दिए गए देखो संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, कैसे है घर की आशंका ये बतानी है। तो हम पहले का ही देख लेते हैं कि घर की स्तंभ है नारी, इसके बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक, अनुच्छेद देखो कैसे लिखते हैं इस तरीके से। जो पॉइंट बोले गए, कैसे घर की आधारशिला, घरेलू मोती को जोड़ने वाली धागा,
इस तरीके से इन तीनों को लिख के उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसे कि कैसे। ठीक है, पहले एक है नारी घर की एक अति महत्वपूर्ण स्तंभ है, वह घर के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, घर की समृद्धि खुशहाली सुनिश्चित करती है। कैसे कि नारी कैसे घर की स्तंभ होती है, यही है उस देखो उसकी बहुपकारी भूमिका उससे स्पष्ट होता है। वह न केवल परिवार के सदस्य की देखभाल करती है बल्कि घरेलू कार्य, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को संभालने का भी कार्य करती है। ठीक है, अब घर की आधारशिला कैसे है, क्योंकि नारी घर की आधारशिला भी है, उसके बिना घर का देखो वातावरण अस्थिर हो जाता है। वह परिवार के सदस्य को एकजुट और सुख दुख में सहभागी बनती है। इस तरीके से हो जाएगा। जब घरेलू मोतियों को जोड़ने वाला धागा, इसका क्या होगा, तो नारी घरेलू मोती को जोड़ने वाला धागा भी है। वह परिवार के रिश्तों को मजबूत प्रदान करती है, मजबूती। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक पारंपरिक मूल्य को संयोग रखती है और उसको उसकी उपस्थिति से घर में एकता और प्यार का एहसास होता है। इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है। जो भी पॉइंट आपको दिया जाए पहले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 2 लाइन लिखनी है। 2 लाइन लिखने के बाद टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद जो पॉइंट दिए हुए इन पॉइंटों को लिखकर उसके बारे में आपको बताना होगा, तो वो आपका अनुच्छेद होता है और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। इस तरीके से करना है। तो एक करना हो कोई भी किसी भी एक टॉपिक पर आप ऐसे कर दोगे। उसके बाद 13वें में आपको 5 नंबर का होगा, इसमें एक पत्र लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दिया जाएगा और नीचे भी आपको एक पत्र दिया होगा। इसमें देखते हैं कौन सा पत्र करें हम, तो ऊपर वाला करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। तो इसकी जानकारी देनी है आपको समाचार पत्र में संपादक को। ठीक है, संपादक को पत्र लिखना आ सकता है, तो इसमें किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से लिखेंगे, पहले एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर डेट लिखनी है। संपादक महोदय दैनिक जागरण, यानी पहले अपना एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, फिर संपादक महोदय आएगा, फिर जिसको भेज रहे उसका एड्रेस आएगा, फिर विषय आएगा क्या हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है निःशुल्क। तो उसके बाद महोदय लिख के स्टार्ट करें। निवेदन है कि कानपुर में, आपको बताया कानपुर में 15 से 18 वर्ष के जो किशोर अवस्था है उनका टीकाकरण हो रहा है। इसकी तत्वावधान में पनकी के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 के निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई। यानी बोला गया है कि इस विद्यालय में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। और टाइमिंग बताई गई है कि 3 बजे के करीब 160 किशोरों को टीका लगाया गया। ये भी बताया गया है। और सुख देखो इसमें बोला गया इस बात का समर्थन करते हुए कैंप की व्यवस्था की गई है। तो इसके अतिरिक्त अन्य किशोरों ने भी इसमें कैंप का लाभ उठाया। नहीं बोला गया है कि इस दिन में हमारा कैंप लगेगा, इस दिन हमने करा था। ठीक है, और कैंप लगने वाला, तो इस योजना का लाभ उठाए। जैसे कि आजकल आप आता नहीं कि माइक में बोलता है कि यहाँ पे कैंप लगा है, आइए सुविधा उठाइए, लाभ उठाइए। तो वैसे ही आपको इसमें लिखना होगा। उसके बाद लिखना होगा आशा करता हूँ कि आप मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थापित करेंगे, धन्यवाद। और आपका नाम इस तरीके से लिखना होगा। इस तरीके से कोई भी पत्र आपका लिखने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से पत्र लिखना होगा। समझ आ गया ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, 2 आखिरी क्वेश्चन रह गए। ठीक है, उसके बाद 14वां, ये 45 5 नंबर का होगा। इसमें आपको स्वीकृति सहित आवेदन पत्र लिखना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र लिखना आ सकता है और ईमेल, हम दोनों ही देखेंगे। ठीक है, इसमें खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड, ठीक है, किंग सेंग कैंप दिल्ली के महाप्रबंधक को विक्रय प्रतिनिधि पद के लिए स्वीकृति सहित आवेदन लिखना है। और उसके बाद नीचे वाला हम देखेंगे मेल करना। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। तो ऊपर वाले में आपको ये रखा, तो एक 14 का जिसमें आपको स्वीकृति देनी थी। तो इसमें आपको क्या लिखेंगे, इसमें प्रति महोदय खाद्य ग्रामीण कैंप दिल्ली, यानी पहले आपको एड्रेस लिखना है जो भी उनका होगा। उसके बाद विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद महोदय लिखोगे। उसके बाद ये लिखोगे कि मुझे इस तारीख के इस अखबार में मुझे गांधी जयंती के अवसर पर इस वस्तु को बिक्री बढ़ाने हेतु इस बोर्ड के विक्रय प्रतिनिधि की आवश्यकता है। यानी जो भी उसमें लाइन लिखी होगी कि मुझे इस पद के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो लाइन यहाँ पे लिख दे रही है। उसके बाद लिखना है कि हमें इस पद में भी आवेदन करने पत्र भेजा। बोला गया है कि मैं इस आवेदन के लिए अपना पत्र भेज रहा हूँ स्वीकृति के साथ। ये मतलब अपनी स्वीकृति लिखनी है। ठीक है, जब पहले करना क्या है, पहले आपका एड्रेस आएगा जहाँ भेज रहे हो, फिर विषय आएगा, फिर महोदय लिख के उसके बारे में बताएं 2 लाइन कि आपको वो समाचार कहाँ से मिला। ये लिखना है दिनांक इस तारीख को मुझे इस समाचार पत्र में मुझे ये जानकारी मिली, जो भी इसमें लिखे वो लिखनी है। उसके बाद इसमें स्वीकृति में आता है आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यानी अपनी शिक्षा कितनी प्राप्त किया वो आएगा। ठीक है, अनुभव कितना है और घोषणा करनी है कि जितना भी मैंने विवरण दिया है वह सत्य है और झूठा न छिपा गया है। ठीक है, कोई भी छुपाई नहीं गई है इसमें बात, तो इसी से लिखना होगा। ठीक है, धन्यवाद लिख के अपना राज्य नाम लिख के हस्ताक्षर करने, दिनांक करना होगा। इस तरीके से होगा। क्लियर। अब उसके बाद एक मेल लिखना आता है। मेल कैसे लिखते हैं, तो मेल में आपने जब भी कोई मेल करते हैं तो सबसे पहले फ्रॉम होता है, उसके बाद टू होता है। ठीक है, तो फ्रॉम और टू इस तरीके से मेल होती है। उसके बाद CC BC होता है।
समझिए ना। उसके बाद विषय होता है कि किस विषय पर मेल कर रहे हैं, महोदय लिख के आपको सिंपली मेल करना होता है। जैसे कि मानसून के बारे में, मानसून की बारिश के कारण आवासीय कॉलोनी सरोजनी नगर दिल्ली के सेक्टर इतने इतने में जगह पर पानी भर गया है। चारों ओर गंदगी का देखो साम्राज्य हो जाने से मच्छरों भी प्रश्रय मिल रहा है। यही नदियाँ जल भराव के कारण सड़कें भी टूट फूट गई है। नहीं वही बताए गए समस्या के बारे में, जैसे आप आम बातें करते हो वैसी 2-4 लाइन लिखनी आपको होगी, समझ गए ना। सिंपली आपको मेल में क्या करना होता है, मेल में फ्रॉम टू सीसी बीसी और विषय, ये मेन चीज़ होती है जो आपको लिख के आनी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मेल आप लिख सकते हो, चल जाएगी, समझ गए ना। बाद यहाँ पे विषय लिख के महोदय लिख के उस टॉपिक जो आपको दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 4 लाइन लिखनी है कि क्या समस्या है, कैसे ठीक करे, ठीक है, और क्यों हो रही है। उसके बाद आता है आपसे निवेदन है कि आप इस बोला उन्हें राहत पहुंचाए ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। नहीं वही चीज़ होती है, पहले उसके बारे में बताना होता है, टॉपिक्स के बारे में, फिर उसकी समस्या बतानी होती है, फिर उसे कैसे हल करें ये बताना होता है। तो इस तरीके से होता है 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एक चीज़ कर देनी है। वो 15वां पूरे पेपर का आखिरी होगा और इसमें एक विज्ञापन करना होगा, ठीक है। अब इसमें 4 नंबर को हम विज्ञापन बता देते हैं। अपने पुरानी रेसिंग साइकिल बेचने के लिए आपको खूबियाँ बताते हैं, 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन होता है एक पोस्टर ड्राइव, ठीक है, 4 नंबर का होता है इस तरीके से। ये इस तरीके से आपका विज्ञापन तैयार करना होता है जो इस तरीके से आपको दिया गया है। इसमें आपको बताएगी कि पुरानी साइकिल देखो खरीदे वाजिब दाम में, यानी कुछ भी आपको स्लोग दे देना है कि पुरानी साइकिल खरीदे वाजिब दाम में। विशेषता बताने की हीरो कंपनी की साइकिल है, सीट आरामदायक है, आकर्षक डिज़ाइन है, इसमें केवल 2 महीने चलाई गई है, इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपके बॉक्स में बनाना होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ पे संपर्क के लिए अपना एड्रेस देना पड़ेगा और नीचे मोबाइल नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको विज्ञापन तैयार करना होगा। कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस करके जाना और वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं, पूरा पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। तो हम आपको मिलते हैं